Hello students, this is Abhishek Kumar SRS and today we are going to start chemical kinetics lecture number 7. लेक्चर नंबर 6 में 5 में हमने बेसिकली ऑर्डर्स की बात कर रहे थे। लेक्चर नंबर 6 में हम लोग फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स डिस्कस कर रहे थे, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काइनेटिक्स है। तो उसमें हमने पूरा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का एनालिसिस किया था, ग्राफ्स एनालिसिस किए थे, उसके कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। आज फिर हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन एक दो और करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो राइट डाउन वन मोर क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका, in a first order reaction initial concentration is 8 molar which changes to 2 molar इन 40 मिनट्स। बेसिकली ये बता रहे हैं कि एक फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है जिसकी इनिशियल कंसंट्रेशन 8 मोलर है, जो 40 मिनट बाद 2 मोलर हो जाती है। ठीक है ना। आपको क्या पता करना है, डिटरमाइन फर्स्ट पार्ट इज रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, एंड सेकेंड पार्ट है आपको हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन। हाफ लाइफ मतलब T1/2 ऑफ रिएक्शन, एंड थर्ड पार्ट इज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर 60 मिनट बाद रिएक्टेंट आपका कितना बचेगा। ये तीन चीजें पूछी जा रही हैं और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स दिया गया। बहुत आसान क्वेश्चन है ये आपका। जनरली बोर्ड में इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आ सकते हैं जिसको आपको करना होता है। तो देखो, अगर हम लोग देखें तो हमें दिया क्या गया है, हमें दिया गया है इनिशियल कंसंट्रेशन दैट इज A0। कितना दिया गया है, 8। ठीक है। और क्या दिया, विच चेंजेस टू 2 मोलर, मतलब कब, 40 मिनट बाद। मतलब T दिया गया 40 मिनट और 40 मिनट बाद मतलब A40 पे इसका कंसंट्रेशन कितना होगा, 2 मोलर। ठीक है। ये सारा डेटा हमको दिया गया है। अब हमको क्या करना है, पहले में तो रेट कांस्टेंट K की वैल्यू निकालनी। फर्स्ट पार्ट इज रेट कांस्टेंट। तो फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर का रेट कांस्टेंट का अगर ये फॉर्मूला देखें, K इक्वल टू क्या होता है, क्या होता था, 1/T ln, यही ना, 1/T ln A0 अपॉन 80। दिस इज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के अकॉर्डिंग हमारा रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला। तो क्या हो जाएगा, वैल्यू रख दो। टाइम कितना है, दैट इज 40 मिनट, ln A0 कितना है, दैट इज 8, और 40 मिनट बाद कंसंट्रेशन कितनी है, दैट इज 2। ठीक है, 2 4 जा 8, तो ये हो जाएगा 1/40, 2 4 जा 8, और ln 4 मतलब 2 की पावर 2, ln 2 की पावर 2। तो ये क्या हो जाएगा आपका, दिस विल बी इक्वल टू 1/40 ln 2 की पावर 2 को लिख सकते हैं 2 इंटू ln 2। ठीक है ना, दैट इज 20। दिस विल बी इक्वल टू ln 2 अपॉन 20। ये आ गया आपका रेट कांस्टेंट का वैल्यू। ln 2 आपका कितना होता है, 0.693 अपॉन 20। दिस विल बी इक्वल टू 0.03465। ये आ गया यूनिट मिनट इनवर्स, क्योंकि टाइम आपका मिनट में है और फर्स्ट ऑर्डर की जो यूनिट होती है वो टाइम इनवर्स होती है। क्या आ गया, 0.03465 मिनट इनवर्स। दिस इज रेट कांस्टेंट। ओके। और ये तो आ गया फर्स्ट ऑर्डर का, फर्स्ट पार्ट का बात। सेकेंड पार्ट में पूछ रहा हाफ लाइफ। तो अगर ये फर्स्ट पार्ट हो गया आपका, सेकेंड पार्ट में पूछ रहा है क्या बेटा, हाफ लाइफ। हाफ लाइफ आपका क्या होगा, T हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर का क्या होता है, 0.693 अपॉन K कितना है आपका, 0.03465। दिस विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20।
तो आज इसका हाफ लाइफ कितना आ गया 20 मिनट, ये हो गया। अब देखो थर्ड पार्ट में क्या पूछ रहा है, थर्ड पार्ट में पूछ रहा है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर 60 मिनट, मतलब आपको 80 पूछ रहा है कि 60 मिनट बाद कितना कंसंट्रेशन बचेगा। तो हमारा अगेन यही फॉर्मूला यूज करेंगे। इन द केस ऑफ थर्ड पार्ट दिस विल बी इक्वल टू, क्या पूछ रहा है आपसे, k इक्वल टू 1/t ln a0 अपॉन 80। हमसे क्या पूछा जा रहा है, 80 पूछा जा रहा है, ठीक है। टाइम दिया गया 60 मिनट बाद, और k का वैल्यू क्या है, k का वैल्यू आपका ln के टर्म में ही लिख देते हैं, k का वैल्यू है ln 2 अपॉन 20। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू ln 2 अपॉन 20। ये मैं सिर्फ कैलकुलेशन के लिए आसान हो जाए इसलिए लिखा है, क्योंकि ln दोनों तरफ आएगा तो बाद में कैंसिल आउट हो जाएगा तो आसान हो जाएगा। टाइम कितना पूछ रहा है, 60 मिनट बाद, तो टाइम 60 दिया गया। ln A0 इनिशियल कंसंट्रेशन कितना दिया गया है, इनिशियल कंसंट्रेशन दिया गया था 8 मोलर, और 80 का वैल्यू पूछा जा रहा है, बेसिकली A60 का वैल्यू पूछा जा रहा है, ठीक है। मतलब 60 मिनट बाद कितना कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का बचेगा, यही ना पूछ रहा है, ठीक है ना। अब देखो इसको सॉल्व करो तो ये कितना आ जाएगा, दैट विल बी 3, ठीक है। तो यहां से अगर सॉल्व करेंगे तो 3 ln 2 इक्वल टू, अब ये 3 ऊपर चला जाएगा ना, ln 8 अपॉन 80, ठीक है। इसको लिख सकते हैं ln 2 की पावर 3 दैट इज ln 8 अपॉन 80। एंटी लॉग लेंगे तो ln चला जाएगा, ठीक है। तो ln आपका एंटी लॉग लेने पे चला जाएगा, क्या बचेगा 2 की पावर 3 इक्वल टू 8 अपॉन 80। तो 80 विल बी इक्वल टू 8 अपॉन 2 की पावर 3 दैट विल बी इक्वल टू 8, मीन्स 8 1 जा 8 दैट इज 1 मोलर। तो आपका 60 मिनट बाद जो रिएक्टेंट बचेगा वो कितना होगा, वो 1 मोलर होगा। ये आपके बोर्ड में कुछ इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो मैंने यहाँ ln लिया है, बाई चांस आपके सोल्यूशन में लॉग ले सकते हैं तो लॉग का वैल्यू रखना पड़ेगा, और 1 की जगह क्या आ जाएगा 2.303 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप ऐसे करना चाहो ऐसे कर लो, और वैसे करना चाहो वैसे कर लो, उसमें कोई भी इशू नहीं है। तो ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है ना। फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन इज, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, इससे रिलेटेड में जितने क्वेश्चन करा दूं कम ही है, ठीक है। लिखो, फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट is 16 molar and T half life of the reaction is 13.86 into 10 की पावर -3 मिनट। हाफ लाइफ आपको दिया गया है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इनिशियल कंसंट्रेशन दी गई और हाफ लाइफ दिया गया कितना, इतना। आपको क्या कैलकुलेट करना है, फर्स्ट पार्ट इज कैलकुलेट इनिशियल रेट ऑफ द रिएक्शन, मतलब t इक्वल टू 0 पे रेट कितना होता है, यही होता है ना इनिशियल रेट। एंड सेकेंड पार्ट, रेट आफ्टर 27.72 इंटू 10 की पावर -3 मिनट। ये t इक्वल टू 0 पे कितना रेट होगा, फर्स्ट पार्ट, और दूसरा पार्ट पूछ रहा है इतनी मिनट बाद 27.72 इंटू 10 की पावर -3 मिनट बाद कितना टाइम लगेगा, सॉरी कितना रेट होगा। समझ में आ रहा कि नहीं। अभी तो डेटा ये जानबूझ के देखो, IIT जब भी कंपटीशन में डेटा आता है ऐसा डेटा देते हैं जो इजीली कट जाए। देखो 27.72 जस्ट इसका डबल है 13.86 का, ठीक है। तो इस तरह ऐसा डेटा देता है कि इजीली सॉल्व हो जाए। वो आपको सोल्यूशन में इतना ऐसा डेटा नहीं देंगे जो आपको सॉल्व करने में दिक्कत है, ठीक है ना। कंपटीशन में ऐसे ही होता है। तो देखो हमसे पहले पूछा गया, पहला पार्ट पूछा गया क्या, इनिशियल रेट। इनिशियल रेट मतलब रेट एट t इक्वल टू 0। इनिशियल रेट मतलब होता है बेटा
अभी तो बहुत कुछ आ गया होगा ना ज्यादा। इनिशियल रेट मतलब एट टी इक्वल टू 0 पे कितना रेट होगा, मतलब आर टी इक्वल टू 0 पे क्या होगा, तो दैट विल बी क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर है तो के ए की कंसंट्रेशन एट टी इक्वल टू 0 पे, अगर ए आपका रिएक्टेंट है, ठीक है। चलो ऐसे मान लेते हैं ए नॉट क्या है, इनिशियली कंसंट्रेशन तो है। फिर से देख लो, अगर नहीं समझ में आया चलो फिर से दिखा देते हैं। एट टी इक्वल टू 0 पे आपका रेट क्या हो जाएगा, इनिशियल कंसंट्रेशन के बराबर, के इंटू इनिशियल कंसंट्रेशन, यही ना होता था, ऐसे नहीं समझे, ठीक है भाई। जितना इनिशियल कंसंट्रेशन होगा वही उस समय रेट होगा, ठीक है, मतलब उसके रेट कांस्टेंट और उसका कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट होगा। अगर t इक्वल टू 0 पे रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखेंगे तो कुछ इस तरह आएगा फर्स्ट ऑर्डर का, ठीक है। के आपका कितना होगा, अब आपको क्या दिया गया, जरा ध्यान से देखो, थोड़ा जल्दी कर लिया करो आराम से। आपको दिया गया हाफ लाइफ इक्वल टू होता क्या, 0.693 अपॉन के। हाफ लाइफ दिया कितना गया आपको, हाफ लाइफ इज 13.86 इंटू 10 की पावर -3, यही ना हाफ लाइफ दिया गया। तो के कितना हो जाएगा, यहाँ पे के हो जाएगा 0.693 अपॉन 13.86 इंटू 10 की पावर -3। तो अगर रेट एट टी इक्वल टू 0 पे निकालेंगे तो रेट क्या हो जाएगा, इनिशियल रेट विल बी, के की वैल्यू कितना है 0.693 अपॉन 13.86 इंटू 10 की पावर -3। और क्या दिया गया है, और इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की ए नॉट कितना दिया गया है, ए नॉट इज 16 मोलर, ए नॉट इज 16 मोलर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, रेट एट टी इक्वल टू 0। तो देखो ये 0.693, जरा ध्यान से देखना, 6 2 जा 12, जस्ट डबल है इसका ये, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 220, ठीक, और 20 और ये क्या हो जाएगा आपका, इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा आपका 0.8, तो इसको लिख सकते हैं 0.8 इंटू 10 की पावर -3, ये हो जाएगा आपका 8 इंटू 10 की पावर 2, क्या रेट, तो मोलर मोल पर लीटर टाइम क्या है, मिनट में। तो ये हो गया इनिशियल रेट, मतलब t इक्वल टू 0 पे रेट क्या होगा, समझ में आया कि नहीं, या फिर जब कंसंट्रेशन या इनिशियल कंसंट्रेशन उसकी 16 मोलर है तब की बात कर रहा है। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या पूछ रहा है, रेट आफ्टर दिस टाइम, इतने समय बाद रेट कितना होगा, ये बात की जा रही है। तो देखो इसके लिए क्या करेंगे, सेकेंड पार्ट अगर हम लोग देखें तो देखो इसके लिए हमें टाइम कितना दिया गया है, इतने समय बाद, कितने समय 27.72 इंटू 10 की पावर -3 मिनट बाद रेट कितना होगा। अगर रेट लॉ देखें तो क्या हो जाएगा, रेट लॉ के कंसंट्रेशन ऑफ ए, और ये कब है, एट टी इक्वल टू 27.72 इंटू 10 की पावर -3 मिनट बाद, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ओके, अब ये इस पे हम लोग मतलब ए की कंसंट्रेशन पहले हम लोग टी इक्वल टू इतने टाइम बाद पता करें, ठीक है। तो अगेन तो हमें सबसे पहले तो कंसंट्रेशन पता करनी पड़ेगी रिएक्टेंट की इतने टाइम बाद, तो उसके लिए अगेन हमें फर्स्ट ऑर्डर है तो क्या करेंगे, के इक्वल टू 1/t ln इनिशियल कंसंट्रेशन एट टाइम t, ठीक है। अब देखो के का वैल्यू अगेन हम लोग ln के टर्म, जब भी ऐसा टर्म है तो के का वैल्यू आप ln के टर्म में ही लिखो ताकि ln आपका निपट जाए। तो देखो अब ln के टर्म में के का वैल्यू क्या आया था, 0.693 अपॉन 0.693, या इसको क्या लिख सकते हैं ln2, हाँ ln के टर्म में लिखना है ना, मैं खुद 0.693 लिख दिया। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, ln2 अपॉन कितना आएगा, टाइम ना, हाफ लाइफ कितना था, दैट इज 13.86 इंटू 10 की पावर -3। कंफ्यूज ना हो यार, यहां से लिखा है, ये देखो के का वैल्यू ये आया था ना, ये 0.693 क्या है आपका ln2 के बराबर है ना, आराम से समझो यार, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, दिस इज के
टाइम कितना दिया गया, टाइम इज 27.72 इंटू 10 की पावर -3। ओके, ln इनिशियल कंसंट्रेशन है 16 एट टाइम t पे, यही तो पूछा गया है ना, यही पूछा गया है। जरा देखो 13 2 ये बताया था, ये जस्ट 2 टाइम्स चला जाएगा, हमने बताया था। बहुत आसान, डेटा ऐसा नहीं देता है जो आपको कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन करनी पड़े, आराम से कैलकुलेशन डायरेक्ट हो जाती है। तो ये 2 आ गया, ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग, 2 इधर इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 2 ln 2 इक्वल टू ln 16/80। ठीक है, ln 2 को लिख सकते हैं ln 2 की पावर 2 दैट इज 4 ln 16/80। ओके, एंटी लॉग लोगे दोनों तरफ से ln चला जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका आ जाएगा 4 इक्वल टू 16/80। 80 will be equal to 16/4 that will be 4 मोलर। आ गया, ये कब आई कंसंट्रेशन, जब आप जिस टाइम पे पूछा गया। तो इस टाइम पे रेट कितना होगा, रेट आपका हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू, रेट क्या होगा, रेट एट टी इक्वल टू कब, जो आपको गिवन टाइम है कितना 27.72 इंटू 10 की पावर -3 विल बी इक्वल टू के कंसंट्रेशन एट ए दैट विल बी 4 मोलर। के आपका कितना है, के आपका अभी अभी हम लोग निकाले थे 0.693 अपॉन 13.86 इंटू 10 की पावर -3 इंटू क्या 4, ये आ जाएगा आपका रेट। इसको कैलकुलेट करोगे दिस विल बी 20, सॉल्व कर चुका हूं, 20 इंटू 10 की पावर -3 तो 1/4 5 इंटू 10 की पावर -3। ठीक है, तो ये चला जाएगा 1/5 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा +3। ठीक है, 1/5 दैट विल बी इक्वल टू 0.2 इंटू 10 की पावर 3, इट मीन्स दैट विल इक्वल टू 200 मोलर पर मिनट। तो ये रेट हो जाएगा कब, 27.72 इंटू 10 की पावर -3 मिनट के बाद ये रेट हो जाएगा। देखो आसान क्वेश्चन था, प्लीज ध्यान से समझो। ठीक है, काफी प्रैक्टिस कराई हम फर्स्ट ऑर्डर से, लास्ट लेक्चर में भी हमने फर्स्ट ऑर्डर के 3-4 क्वेश्चन अच्छे कराए थे, ये भी करा रहा हूं, अभी 1-2 और कराते हैं। आप प्लीज ध्यान से देखो कि फर्स्ट ऑर्डर एग्जैक्टली काम कैसे करता है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन से जो कॉन्सेप्ट है वो ज्यादा समझ में आते हैं। अब एक बहुत मस्त क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, एडवांस में पूछा भी जा चुका है, काफी पॉपुलर क्वेश्चन है ये। ठीक है, इससे 1-2 क्वेश्चन बन ही जाता है, ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली, इसको हम लोग क्वेश्चन के फॉर्म में कराएंगे, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट डाउन द क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन इज सो दैट बहुत सही क्वेश्चन है, सो दैट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन time required to complete 99.9% of the reaction is 10 times of T हाफ टाइम। मतलब फर्स्ट ऑर्डर की जो रिएक्शन होती है, एक जनरल फॉर्म है, फर्स्ट ऑर्डर का जो रिएक्शन होता है 99.9% कंप्लीट करने में जितना टाइम लेगी वो 10 टाइम्स होगा उसके हाफ लाइफ का। ये हमें प्रूव करना है, प्लीज समझ में आया। अच्छा क्वेश्चन है। तो अभी देखो, ये इसका हम लोग काफी बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया है। ठीक है, एडवांस में एक बार सीधे आया है क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो अभी हमने अगर परसेंटेज वाला फॉर्मूला लगाया कि अभी हमने कल जनरल लास्ट लेक्चर में हमने एक फॉर्मूला बताया था कि अगर x% खर्च होने में कितना टाइम लगेगा, उसका जनरल फॉर्मूला था 1 मिनट। तो क्या था, k इक्वल टू 1/tx% खर्च होने में क्या टाइम लगेगा, यही ना, k इक्वल टू 1/tx% ln इनिशियल लेट सपोज 100 एंड तो फाइनल tx% t टाइम बाद कितना बचेगा
100 माइनस एक्स, इसी से ही हम लोग प्रूव कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब देखो हाफ लाइफ, हाफ लाइफ के अब ये प्रूव करना कि इसके हाफ लाइफ का 10 टाइम्स है 99.99% खर्च होने में। तो फर्स्ट ऑर्डर का जो के होता है वो क्या होता है, के होता है फर्स्ट ऑर्डर का आपका ln2 अपॉन हाफ लाइफ, यही ना होता है। तो के का वैल्यू लिख दो ln2 अपॉन हाफ लाइफ, ओके, दैट विल बी इक्वल टू के। ओके, अगर इसको लिखें तो कितना टाइम बाद पूछ रहा है, 1 अपॉन टी, टी ये कितना है 99.9% होने में कितना टाइम लग रहा है, दैट विल बी इक्वल, सॉरी, ln 100 अपॉन 100 माइनस कितना करेंगे 99.9, क्योंकि 99.9% खर्च होने में कितना टाइम लग रहा है यही ना हमको निकालना है। तो t 99.9% होने में कितना टाइम खर्च होगा, तो कितना बचेगा, तो 100 माइनस 99.9 दैट विल बी इक्वल टू कितना बचेगा, वो आपका बचेगा 0.1। ओके, चलो देखते हैं आगे सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका क्या, ln2 t हाफ लाइफ दैट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन t 99.9%, ओके, ln, इसमें क्या हो जाएगा, ये बचेगा 0.1 मतलब 10 की पावर -1, ऊपर जाएगा 10 की पावर +1, तो दैट विल बी इक्वल टू 10 की पावर 3। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं क्या, ln2 अपॉन t हाफ लाइफ दैट दिस विल बी इक्वल टू 1 अपॉन t 99.9 इंटू 3 ln 10। ओके, बेसिकली ln 10 आपका कितना होता है 2.303 के बराबर होता है। लेकिन चलो अगर नहीं पता है तो हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं ना, इसको क्या लिख सकते हैं, ln2 को हम लोग लिख सकते हैं 0.693 अपॉन t हाफ लाइफ दैट विल बी इक्वल टू 3 ln 10 को log के टर्म में लिख दो, क्योंकि log 10 हमें पता है 1 होता है। तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 2.303 log 10 अपॉन t 99.9, log 10 आपका 1 होता है, ठीक है ना। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, दैट विल बी इक्वल टू 3 2 जा 6.693 अपॉन t हाफ लाइफ इक्वल टू 3 3 जा 9 3 0 3 3 जा 9 3 2 जा 6.909 ln 10 दैट विल बी 1 अपॉन t 99.9। ओके, टी हाफ लाइफ इधर जाएगा, दैट विल बी t9, ये आपका देखो 0.9693 और अप्रॉक्स ये भी पॉइंट, ये भी उसी के अप्रॉक्स, तो ये क्या आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 10 आ जाएगा, जरा देखो ध्यान से, ठीक है ना। तो दिस विल बी इक्वल टू t99 इक्वल टू 10 t हाफ लाइफ। तो ये था हमें प्रूव करना और ये प्रूव हो गया, यही पूछा जाएगा। अब आपको इसको याद भी रख सकते हो कि फर्स्ट ऑर्डर का 99, देखो फर्स्ट ऑर्डर कंप्लीट तो होती नहीं कभी, तो जब 99.9% कंप्लीट हो जाती है तभी हम उसको मान सकते हैं कि रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। और 99.9% खर्च होने में उसको 10 हाफ लाइफ लगते हैं, कितना 10 हाफ लाइफ लगते हैं, ये हमने प्रूव करना था, ये हमें प्रूव हो गया। आप इसको जनरल याद भी कर सकते हैं, ठीक है ना क्लास। अब देखो ये आपका क्या है, ये अप्रोक्सीमेटली 9.96 के बराबर आता है, ठीक है, ये अप्रोक्सीमेट 10 ही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आराम से इसको लिख सकते हैं कि दिस इज 10 into 1। ओके, अब देखो इससे एक बहुत मस्त ट्रिक पता चलती है, वो ट्रिक देख लेते हैं। वो ट्रिक आप हमेशा यूज भी कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, जरा देखो कैसे, अभी देखनी है, ध्यान से देखिएगा। ओके, अभी मान लो इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की A0 है, ठीक है। अब A0/2 कब हो जाएगी उसकी, A0/2 कब हो जाएगी, हाफ लाइफ टाइम, कब हो जाएगी, हाफ लाइफ टाइम, मतलब 50% कम हो गया। अब इसका 50% खर्च होने में, अगेन इसका, यही तो होता है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का कैरेक्टरिस्टिक कि वो इक्वल परसेंटेज इक्वल टाइम लेता है। तो इसका 50% खर्च होने में कितना टाइम लगेगा, अगेन टी हाफ लाइफ, कितना लगेगा टी हाफ लाइफ, तब ये कितना हो जाएगा, इसका 50% खर्च होने में A0/4, ठीक है ना। अब
इसका 50% खर्च होने में कितना टाइम लगेगा, अगेन कितना लगेगा, टी हाफ लाइफ, क्योंकि इक्वल परसेंटेज इक्वल टाइम में होता है। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का यही कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो ए नॉट बाई 4 क्या हो जाएगा, इसका 50% कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए नॉट बाई दैट विल 8। सिमिलरली अगर इसका 50% खर्च होने में फिर कितना टाइम लगेगा, उतना ही टाइम लगेगा, टी हाफ लाइफ, और कितना हो जाएगा, ए नॉट बाई 16। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। इससे हम लोग क्या चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं, जरा देखो, अगर देखें तो देखें टी हाफ लाइफ दैट विल बी 50%, ओके। तो अगर देखा जाए 50% कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है, टी हाफ लाइफ 50% कंप्लीट करने में, ठीक है। अगर कोई पूछे सेकेंड हाफ लाइफ में कितना खत्म होगा, तो अगर सेकेंड हाफ लाइफ का बात करें, सेकेंड टी हाफ लाइफ, तो क्या होगा, फर्स्ट हाफ लाइफ में 50%, सेकेंड हाफ लाइफ में इसका 50%, और तो इसका कितना हो जाएगा 25%। तो ओवर कितना हो जाएगा, दैट विल बी 50 प्लस 25, दैट विल बी 75% कंप्लीट हो जाएगा, किसमें, सेकेंड हाफ लाइफ में। ये जेई में पूछा गया था कि दो हाफ लाइफ में फर्स्ट ऑर्डर का कितना परसेंटेज रिएक्टेंट कंज्यूम होता है, 75%। प्लीज भाई बहुत ध्यान से समझो, ठीक है। फर्स्ट हाफ लाइफ में 50% कंप्लीट होगा, सेकेंड हाफ लाइफ में उसका 50% कंज्यूम हो जाएगा, दैट इज ओवरऑल कितना कंज्यूम होगा, 75%। सिमिलरली अगर थ्री हाफ लाइफ में कितना कंज्यूम होगा, दैट विल बी इक्वल टू किस, इसका 50 का 50 25 का 50 12.5 है ना। तो दैट विल बी इक्वल टू 50 प्लस 25 प्लस 12.5, दैट विल बी इक्वल टू 87.5%। मतलब थ्री हाफ लाइफ लेने में आपका 87.5% खर्च हो जाएगा। ऐसे ही अगर फोर हाफ लाइफ लेने में कितना खर्च हो जाएगा, 4t हाफ लाइफ में कितना खर्च हो जाएगा, 87.5। अब 12.5 का हाफ लाइफ हाफ कितना हो जाएगा, 6.25। तो कितना खर्च हो जाएगा, 93.75। तो समझ रहे हो परसेंट। तो ये सारी चीजें आप, ये ट्रिक है, आप डायरेक्ट आइडिया लगा सकते हो, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं, इसको स्टार बना के नोट कर लो, जो नोट करा है इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं अगर ये चीज आपको याद है, ठीक है ना। तो लिख लो इसको, मतलब जरा ध्यान से कि टी 50% खर्च होने में आपका टाइम लगता है टी हाफ लाइफ, ठीक है। 75% खर्च होने में आपका टाइम लगता है कितना, टू हाफ लाइफ, ठीक है। आपका 87.5% खर्च होने में आपका टाइम लगता है थ्री हाफ लाइफ, ओके। आपका कितना 93.25% खर्च होने में टाइम लगता है फोर हाफ लाइफ। तो यहां तक है। अब देखो दो डेटा और याद रखना, एक 25% खर्च होने में आपका टाइम जो लगता है, दैट विल बी इक्वल टू 0.415 हाफ लाइफ। ये याद रखिएगा, ठीक है, कि 25% फर्स्ट ऑर्डर का 25% खर्च होने में, इससे क्या होता है ना, हाफ लाइफ तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, और हाफ लाइफ को 0.415 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 25% कितना, 25% कब खर्च होगा रिएक्टेंट, ये पता चल जाएगा। ऐसे ही आप 90% का याद कर लो, टी 90% खर्च होने में जो टाइम लगता है, दैट इज 3.33 हाफ लाइफ। आप ये कैलकुलेट करके देख सकते हो, ठीक है, 3.33 हाफ, एक और 3 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, 3.33 हाफ लाइफ, ठीक है। ऐसे ही कोई पूछ दे 99% खर्च होने में कितना टाइम लगेगा, दैट विल बी इक्वल टू 6.66 टी हाफ लाइफ। और 99% का तो अभी अभी निकाला ही था, एंड टी 99.9% में कितना हो जाएगा, 10 हाफ लाइफ। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। और ये जो रेड कलर से लिखा है तो काफी ध्यान रखना, क्योंकि डायरेक्ट पूछ देगा। 25% 50% का तो चलो सबको आता ही है, हाफ लाइफ से डायरेक्ट निकाल लेंगे, ठीक है। 90% 99%, तो ये डेटा आप ध्यान रखेंगे तो काफी न्यूमेरिकल आपके डायरेक्ट लग जाएंगे, ओके। ऐसे ही एक और डायरेक्ट अप्रोच है, नोट कर लो, वो भी काम आएगी, डायरेक्ट क्वेश्चन होता है उससे 2 मिनट में, अगर आप समझ गए तो, अप्लाई करना आ गया तो। इफ
फर्स्ट ऑर्डर के लिए यही है, इफ इनिशियल एंड फाइनल कंसंट्रेशन, इफ इनिशियल एंड फाइनल कंसंट्रेशन इज गिवन, मतलब इनिशियल और फाइनल कंसंट्रेशन गिवन है कहां, इन द प्रॉब्लम, क्वेश्चन नहीं है ये, आपकी डायरेक्ट ट्रिक है, ठीक है, आराम से काम आएगी। देन कैलकुलेट रेशियो ऑफ इनिशियल एंड फाइनल कंसंट्रेशन, तो जब भी आपको इनिशियल और फाइनल कंसंट्रेशन दी गई हो तो उनका पहले रेशियो कैलकुलेट करो, ठीक है। इफ रेशियो जो इनिशियल कंसंट्रेशन का बेसिकली ए नॉट दैट इज इनिशियल कंसंट्रेशन और फाइनल कंसंट्रेशन दैट ए एफ, अगर 2 की पावर n के बराबर है, अगर 2 की पावर n के बराबर है और n यहां कहा है, n यहां है नंबर, n इज योर नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स, नंबर ऑफ हाफ लाइफ, जरा ध्यान से सुनिए, तब उस केस में आपका जो डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा n इंटू हाफ लाइफ, ये उसी से आया जो पीछे अभी हमने कैलकुलेशन की थी, n इंटू हाफ लाइफ विल बी इक्वल टू t गिवन। तो ये आप डायरेक्ट लगा सकते हो बेसिकली, बस आपको इनिशियल और फाइनल कंसंट्रेशन का रेशियो कैलकुलेट करना है। अगर वो 2 की पावर n आ जाएगा तो n जो होगा आपका नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स होगा, और t हाफ लाइफ, तो उससे आप या तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकाल सकते हो, हाफ लाइफ निकाल सकते हो, या गिवन टाइम या पूछा गया टाइम निकाल सकते हो। ये किसमें हेल्प करेगा, ये फॉर्मूला हमारा डायरेक्ट रेट कांस्टेंट निकालने में हेल्प करेगा, टाइम निकालने में हेल्प करेगा डायरेक्ट। प्लीज समझो, अभी मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगा कैसे अप्लाई किया जाएगा, समझ, ये गिवन टाइम है या पूछा गया टाइम, कुछ भी हो सकता है ये, ठीक है। और जब आपको हाफ लाइफ पता चल जाएगा, इससे हाफ लाइफ निकाल सकते हैं, अगर हाफ लाइफ पता चल जाएगा तो उससे हम लोग रेट कांस्टेंट के का वैल्यू भी निकाल लेंगे। तो ये तो हो गया, एक ट्रिक और है ऐसे ही, ठीक है। प्लीज ध्यान से रखना ना, बहुत काम आएगा। देखो जेई मेंस तक तो ठीक है, लेकिन एडवांस के लिए थोड़ी ट्रिक्स वगैरह हमको चाहिए होती है, ओके। तो देखो अगला आपका दिया गया, व्हेन एनी जनरल टाइम, कोई भी जनरल टाइम, एनी जनरल टाइम एंड टी हाफ लाइफ और के इज गिवन, कोई भी जनरल टाइम दिया गया हो, हाफ लाइफ या फिर रेट कांस्टेंट दिया गया हो, तब हम लोग क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, n मतलब नंबर ऑफ हाफ लाइफ इनटू हाफ लाइफ दैट विल बी इक्वल टू t गिवन। ये वही ट्रिक है, उल्टा अप्लाई कर रहे हैं। तब हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हमारा ये आपको क्या दिया गया, कोई जनरल टाइम और उसका हाफ लाइफ या रेट कांस्टेंट दिया हो, क्योंकि रेट कांस्टेंट दिया होगा तो हम लोग हाफ लाइफ कैलकुलेट कर लेंगे। तब हम लोग लिख सकते हैं n इंटू हाफ लाइफ दैट विल बी गिवन टाइम, या पूछा गया टाइम। तो इससे हम लोग क्या निकाल लेंगे, कंसंट्रेशन निकाल लेंगे, दैट इज फाइनल कंसंट्रेशन। वो क्या होगी, फाइनल कंसंट्रेशन विल बी इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन 2 की पावर n। यही ऊपर वाले फॉर्मूला का जस्ट उल्टा है, ठीक है। इसमें आपको क्या दिया गया होगा, जनरल टाइम दिया गया होगा और हाफ लाइफ दिया गया होगा, ठीक है ना। तो यहां से हम लोग फाइनल कंसंट्रेशन निकाल लेंगे, क्योंकि इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन किसके बराबर होता है, 2 की पावर n के बराबर होगा, ठीक है, वेयर n इज योर नंबर ऑफ हाफ लाइफ टाइम। प्लीज इसको ध्यान रखना, जिसको नहीं समझ में आया इग्नोर करें, बोर्ड के लिए तो बिल्कुल यूज वाला नहीं है, ठीक है। नीट में आपके एकदम बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नीट और जेई, हाँ एडवांस में भी, मतलब ये क्वेश्चन जस्ट आपको टाइम बचाएगा और कुछ नहीं हो, तो आपका नॉर्मल मेथड से भी जाएगा, ठीक है। नॉर्मल मेथड से हमने इतने सारे क्वेश्चन कराए हैं, तो अब इस ट्रिक पे 1-2 क्वेश्चन करा देते हैं ताकि फिर हम लोग फर्स्ट ऑर्डर हमारा पूरी तरह से खत्म हो जाए। तो राइट डाउन द क्वेश्चन लिखिए, 1 मिनट। हाँ, क्वेश्चन इज इन ए पर्टिकुलर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इन ए पर्टिकुलर
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन concentration of reactant decreases from 512 molar to 128 मोलर। जो आपकी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की है वो डिक्रीज होती कहाँ, 512 मोलर से 128 मोलर तक। कितने टाइम में? इन 40 मिनट। ये दिया गया है आपको, ठीक है ना। आपको कैलकुलेट करना है सबसे पहले हाफ लाइफ, ओके, फिर उसके बाद कैलकुलेट करना है हाफ लाइफ। तो आप कैलकुलेट कर ही लोगे, आपसे क्वेश्चन क्या है, चलो ठीक है, इतना आपको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट रेट कांस्टेंट T हाफ लाइफ एंड इनिशियल रेट ये तो फर्स्ट पार्ट है, ओके। एंड सेकेंड पार्ट में आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट फाइनल कंसंट्रेशन आफ्टर 1 hour। फर्स्ट पार्ट इज 1 hour एंड बी पार्ट इज 2 hour। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है, एक पर्टिकुलर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जिसमें आपसे पूछा गया है, ठीक है, हाँ, इनिशियल कंसंट्रेशन दी गई, फाइनल कंसंट्रेशन दी गई, वो कितने टाइम में डिक्रीज हो रही, 40 मिनट में। आपको के का वैल्यू निकालना है, हाफ लाइफ निकालना है, इनिशियल रेट निकालना है, टी इक्वल टू जीरो पे कितना रेट होगा। दूसरे पार्ट में आपको फाइनल कंसंट्रेशन निकालनी कब, 1 घंटे बाद और 2 घंटे बाद। चलो, तो सबसे पहले देखो, जब भी आपको इनिशियल कंसंट्रेशन और फाइनल कंसंट्रेशन दी गई हो तो सबसे पहले हम लोग उसका रेशियो निकालते हैं, ठीक है। तो रेशियो निकालेंगे, फाइनल कंसंट्रेशन दैट इज 512 अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन दैट इज 128। सॉरी, उल्टा बोल गया, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन 512 अपॉन 128। ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा बेसिकली 128 अपॉन 500 दैट विल बी इक्वल टू 4 विल बी इक्वल टू 2 की पावर 2। अगर इनिशियल अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन का रेशियो 2 की पावर कोई भी आ सकता है n, तो वो n क्या होगा हमारा, n विल बी नंबर ऑफ हाफ लाइफ। क्या होगा, नंबर ऑफ हाफ लाइफ। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 इंटू टी हाफ लाइफ विल बी इक्वल टू टी गिवन, यही ना है। अरे यार ऊपर देखो, ये देखो, n इंटू टी हाफ लाइफ इक्वल टू टी गिवन। तो n क्या है यहाँ पे 2, हाफ लाइफ हमको निकालना है, गिवन टाइम कितना दिया गया है, गिवन टाइम दिया गया कितना, 40 मिनट। तो इसको क्या लिख सकते हैं, चलो इसको फिर से दोबारा लिखते हैं, 2 इंटू टी हाफ लाइफ दैट विल बी, गिवन टाइम कितना है 40 मिनट्स। तो यहाँ पे हाफ लाइफ कितना आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 40 अपॉन 2 दैट विल बी 20। देखा कितना आसान हो गया, फॉर्मूले से करते कैलकुलेशन ज्यादा हो जाता, आपको टाइम भी ज्यादा लगता। ये तो हमने आपको समझाने के लिए थोड़ा ज्यादा टाइम लिया था, तो इससे भी आधे टाइम में हो जाता। तो हाफ लाइफ आपका कितना आ गया, 20 मिनट। अगर हाफ लाइफ 20 मिनट आ गया तो के की वैल्यू भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, के इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ लाइफ दैट इज 20, ठीक है। तो ये आ गया आपका के, मिनट इनवर्स। फिर क्या दे रहा, रेट क्या होगा, एट टाइम टी इक्वल टू 0 पे, बेसिकली ये पूछ रहा है इनिशियल रेट। तो क्या हो जाएगा, के इंटू इनिशियल कंसंट्रेशन दैट इज 0.693 अपॉन 20। इनिशियल कंसंट्रेशन कितना दिया गया है, दैट इज 512, दैट इज 512 मोलर। तो ये आएगा आपका इनिशियल कंसंट्रेशन, कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है, मोलर पर मिनट। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट, पूरा समझ में आ गया कि कैसे हम लोग ये वाले फॉर्मूला का क्वेश्चन में यूज करेंगे, ठीक है। अब देखो उसी का दूसरा पार्ट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, फाइनल कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी है 1 घंटे बाद और 2 घंटे बाद। तो देखो दूसरा पार्ट में आपको टी जो है 60 मिनट बाद आपको फाइनल कंसंट्रेशन बतानी है, ठीक है। तो 60 मिनट मतलब कितने हाफ लाइफ, 20 मिनट एक हाफ लाइफ,
60 मिनट 20 या 60, मतलब 60 मिनट को लिख सकते हैं हम लोग 3 हाफ लाइफ। कितना हाफ लाइफ? 3 हाफ लाइफ। तो एन की वैल्यू यहाँ कितनी हो गई? यहाँ पे एन की वैल्यू हो गई 3। नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितनी है? 3। अगेन डायरेक्ट फॉर्मूला क्या था? अगर आपको देखो ये दूसरा वाला फॉर्मूला, अगर आपको नंबर ऑफ हाफ लाइफ पता चल जाए तो फाइनल कंसंट्रेशन कितना होगा? अगर आपको नंबर ऑफ हाफ लाइफ पता नहीं चल गई भाई, इससे तो निकाली n इंटू टी हाफ लाइफ दैट इज गिवन टाइम। कितना आ गया? फिर से देखना, बार बार देखना, ना समझ में आए प्लीज। 3 हाफ लाइफ आ गई तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 3। तो हमारा क्या होता था? इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन दैट इज 2 की पावर n। तो फ्रॉम हेयर अगर हम लोग n की वैल्यू पता है और यहाँ पे कितनी है n की वैल्यू? 3, तो हमारी फाइनल कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा? ए फाइनल दैट इज t इक्वल टू 60 मिनट। कितना हो जाएगा? ए इनिशियल दैट इज 512 अपॉन 60। कितना हो जाएगा? 512 अपॉन 60, सॉरी 60 थोड़ी होगा, 2 की पावर n दैट इज 2 की पावर 3। यार कुछ भी बोलते भी नहीं, बताते भी नहीं, अगर बता तो दिया करो भाई जी। 2 की पावर n की वैल्यू क्या है? 3, तो दैट विल बी इक्वल टू 2 की पावर 3। ठीक है, तो हो जाएगा 512 अपॉन 8। सॉल्व करेंगे तो 8 6 जा 48, बचा कितना? 8 32, कितना हो गया? 32, 8 चक्कू 32, दैट विल बी इक्वल टू 64 मोलर। समझ में आ रहा कि नहीं? तो 60 मिनट बाद कितना बचेगा? 64 मोलर। कैलकुलेशन कितनी देखो कितनी छोटी हो गई, कितनी आसान हो गई। बस आप प्लीज इसी को 2-3 बार जरूर देखना, क्वेश्चन आपके 10-10 सेकेंड में लगेंगे सच में, अगर सीरियस हो जेई के लिए तो। ठीक है ना? सिमिलरली अगला इसका पार्ट 2 घंटे बाद, 2 घंटे बाद मतलब 120 मिनट बाद। अगर बी पार्ट देखें तो 2 घंटे मतलब 120 मिनट। कितना हाफ लाइफ हो गया? हाफ लाइफ 20 है तो 20 26 जा 120, तो 20 इंटू 6 हो गया और 20 इज योर हाफ लाइफ। तो क्या हो गया? 20 हाफ सॉरी 6 हाफ लाइफ। कितनी लगेंगी? 6 हाफ लाइफ। तो n का वैल्यू यहाँ कितना आ गया? यहाँ पे n का वैल्यू आ गया 6। तो आपका फाइनल कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा? बेसिकली 20 मिनट 120 मिनट बाद या 2 घंटे बाद, दैट विल बी इक्वल टू 512 अपॉन 2 की पावर n, मतलब 2 की पावर 6, दैट विल बी इक्वल टू 2 की पावर 6 अपॉन 512, दैट विल बी इक्वल टू 8 मोलर। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ट्रिक भी बहुत अच्छी थी। अगर आप डायरेक्ट अप्लाई करने आ गया तो बल्ले बल्ले, अदरवाइज फिर लंबे मेथड से तो आप करना ही पड़ेगा, जिसमें आपको ज्यादा टाइम खपत करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ बोर्ड में ये मेथड से मत करना, बोर्ड में मत करना, क्योंकि ये डायरेक्ट ट्रिक है, ट्रिक बोर्ड में नहीं यूज की जाती है। ओके, लेकिन हाँ आप जेईई मेंस नीट एडवांस में अगर ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता तो आप अपना टाइम बचा सकते हो बस। ठीक है ना? ये सब था हमारा ओवरऑल, जितना भी था ये सब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में कंप्लीट हो गया। ठीक है, एक एक क्वेश्चन करा दिया लास्ट लेक्चर में, पूरा ग्राफ, ठीक है, थ्योरी, कितने क्वेश्चन, क्या क्या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, जेई के क्वेश्चन, मेंस के क्वेश्चन, नीट के क्वेश्चन, सारे टाइप के क्वेश्चन भी करा दिए हैं। अब आप लोग फर्स्ट ऑर्डर से रिलेटेड प्रैक्टिस कर सकते हो। अब हम जो लोग स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे ज्यादा फर्स्ट है, फिर जीरो है, फिर सेकेंड आता है आपका। तो राइट डाउन द सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। अगर आपको फर्स्ट और जीरो समझ में आया तो सेकेंड ऑर्डर बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। वैसे ही अप्रोच करेंगे जैसे हमने फर्स्ट या जीरो के लिए करी थी। ठीक है ना? तो इसमें क्या होगा, जो आपका रेट होगा, जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन सेकेंड पावर ऑफ कंसंट्रेशन, सेकेंड पावर ऑफ कंसंट्रेशन। तो ये सेकेंड ऑर्डर, जब भी सेकेंड ऑर्डर होगा तो ऑब्वियस सी बात है कंसंट्रेशन का सेकेंड पावर होगा। ठीक है, इसमें आपके अगेन दो केसेस बन जाते हैं। पहला केस जब आपका खाली सिंगल रिएक्टेंट हो, कैसे, बहुत ध्यान से समझना,
पहला केस जब सिंगल रिएक्टेंट हो, एक ही रिएक्टेंट हो, ठीक है। लेट्स सपोज ए आपका रिएक्टेंट है और क्या दे रहा है आपका प्रोडक्ट, क्या दे रहा है आपका प्रोडक्ट। इस केस में जो रेट हो जाएगा, रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का पावर 2, दिस इज रेट लॉ एक्सप्रेशन व्हेन सिंगल रिएक्टेंट इन द रिएक्शन, ओके। एंड सेकेंड केस क्या हो सकता है, जब आपके रिएक्टेंट दो हो, फॉर टू रिएक्टेंट्स, फॉर टू रिएक्टेंट्स, ठीक है। ऐसे तो 3 4 बहुत हो जाते हैं, बहुत मैक्सिमम पूछेगा तो 2 रिएक्टेंट तक पूछेगा, ठीक है ना। 3 4 तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। हाँ, इसमें मेनली 2 केस पड़ते हैं, सिंगल रिएक्टेंट एंड टू रिएक्टेंट्स। टू रिएक्टेंट दैट सपोज ए प्लस बी गिविंग अस प्रोडक्ट, ओके। इसका अगर रेट लॉ एक्सप्रेशन देखेंगे क्या हो जाएगा, के कंसंट्रेशन ऑफ ए का पावर 1 एंड बी का पावर 1, मतलब विद रिस्पेक्ट टू ए ऑर्डर 1 है, विद रिस्पेक्ट टू बी ऑर्डर 1 है, और ओवरऑल ऑर्डर क्या है 2 है, ठीक है। मतलब अब इसमें भी 2 रिएक्टेंट में ये गिवन है कि क्या है, फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ईच, ठीक है। ईच रिएक्टेंट के केस में फर्स्ट ऑर्डर है, तो अपने मैक्सिमम रिएक्टेंट कितने हो सकते हैं, 2 ही हो सकते हैं, ठीक है ना। इसमें भी अगेन आपके 2 केसेस आते हैं। वो 2 केसेस कौन से, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है ना, बहुत ध्यान से। तो देखो पहला केस जो है इसमें बनता है कंसंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी आर सेम। जब दोनों की, ए और बी की कंसंट्रेशन, दोनों की कंसंट्रेशन क्या सेम है, कौन सी, इनिशियल कंसंट्रेशन। दूसरा पार्ट इसमें बनता है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी इज डिफरेंट, ठीक है। तो पहला केस में जब दो आपके रिएक्टेंट 2 होंगे, दोनों का विद रिस्पेक्ट टू, अगर ईच के रिस्पेक्ट में ऑर्डर देखेंगे वो 1 होगा। उसमें भी 2 केस बनेंगे, दोनों का कंसंट्रेशन सेम होगा इनिशियल, या फिर दोनों का कंसंट्रेशन इनिशियल डिफरेंट होगा। तो ये सारे केसेस हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करके इनसे रिलेटेड जो हमारा रेट लॉ एक्सप्रेशन है और उनसे रिलेटेड जो फॉर्मूला है वो डेराइव करते हैं। तो सबसे पहले सिंगल रिएक्टेंट वाला केस हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट सिंगल रिएक्टेंट, अभी समझ में आ रहा ना, कुछ भी मत झेलना, बहुत आसान है, बस अप्रोच हमें पता होना चाहिए, हम कुछ भी कर लेंगे। और अप्रोच हमें फर्स्ट ऑर्डर कर चुके हैं, 0 ऑर्डर कर चुके हैं, तो अप्रोच हमको आती है। तो पहला केस, ठीक है, आपका जब सिंगल रिएक्टेंट हो, क्या सिंगल रिएक्टेंट हो, दैट इज ए गिविंग अस प्रोडक्ट, ठीक है। इसमें आपका रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या है, के ए का पावर 2 विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड ऑर्डर, ठीक है ना। तो ये आ गया। अब हम लोग वैसे ही अप्रोच करेंगे, t इक्वल टू 0 पे इसका इनिशियल कंसंट्रेशन दैट ए नॉट, ठीक है, और t इक्वल टू टी पे ये क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 80 विल बी इक्वल टू ए नॉट माइनस एक्स, ओके। तो ये पता है, रेट क्या हो जाएगा, दैट विल बी माइनस डी ए बाई डी टी, ओके। इस क्या हो जाएगा, ये के ए का पावर 2। रेट क्या होता है, ऑलवेज रेट विल बी इक्वल टू डी एक्स वाई डी टी, ये बता चुका हूं ना, डी एक्स वाई डी टी। और ये क्या हो जाएगा आपका, तो दैट विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, के ए नॉट माइनस एक्स का स्क्वायर। कंसंट्रेशन है ना, कंसंट्रेशन कितना है टाइम टी पे, ए नॉट माइनस एक्स। तो यहां से आपका जो हो जाएगा, दैट विल बी डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू के ए नॉट माइनस एक्स का स्क्वायर। तो अभी देखो डी एक्स बाई डी टी का इस केस में जो एक्सप्रेशन आया, के ए नॉट माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये तो फर्स्ट केस में आया। सिमिलरली हम लोग सिमिलरली हम लोग दूसरे केस में, जब आपके रिएक्टेंट एक से ज्यादा है, मतलब जब आपसे 2 रिएक्टेंट है, एक से ज्यादा नहीं, जब 2 रिएक्टेंट के केस में हम लोग देखते हैं डी एक्स बाई डी टी क्या आता है, ठीक है। तो सेकेंड केस में भी 2 केस थे, जब आपके
बोथ रिएक्टेंट्स हैव सेम कंसंट्रेशन। तो ए वाला केस था जब दोनों के कंसंट्रेशन सेम थे, ठीक है। तो रिएक्शन क्या थी, लेट सपोज दो रिएक्टेंट है ए बी, विद रिस्पेक्ट टू ए ऑर्डर 1 है, विद रिस्पेक्ट टू बी भी ऑर्डर क्या है 1 है, आपका क्या बन रहा है प्रोडक्ट। जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। मैं याद नहीं करवाना है फॉर्मूला, हम अप्रोच अगर आपको पता होगी तो आप कुछ भी निकाल सकते हो। अब क्या है, फर्स्ट केस था ए जो केस था सेकेंड का, जिसमें ए और बी दोनों की इनिशियल कंसंट्रेशन क्या थी, वो सेम थी। तो इसकी अगर ए नॉट होगी T0 पे तो बी की भी ए नॉट होगी, बस यही यहाँ पे यही खेल है और कुछ नहीं है। तो खर्च भी दोनों बराबर ही होंगे, तो T इक्वल टू टी पे कितना बचेगा ए नॉट माइनस एक्स, ये कितना बचेगा, ये भी बचेगा ए नॉट माइनस एक्स। तो यहाँ के केस में भी हमें क्या दिखाना है रेट लॉ। तो रेट आपका कितना होता है dx बाई dt ऑलवेज। और इस केस में रेट होगा क्या, वैसे अगर देखा जाए रिएक्शन के अकॉर्डिंग रेट अगर होगा क्या, एक मिनट इरेज करता हूं इसको फिर बाद में लिखता हूं ताकि आपको ज्यादा समझ में आए, ठीक है। तो दैट विल बी माइनस डी ए अपॉन डी टी, दैट विल बी माइनस डी बी अपॉन डी टी। वो कितना होगा के ए का पावर 1 एंड बी का पावर 1, ठीक है। तो यहाँ dx बाई डी टी क्या होगा, dx बाई डी टी विल बी इक्वल टू के ए कितना बचेगा आफ्टर टी टाइम बाद ए नॉट माइनस एक्स, और b कितना होगा टी टाइम बाद ए नॉट माइनस एक्स। देखो दोनों बराबर है, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर कितना है 1 है। तो ओवरऑल dx बाई डी टी इस केस में क्या आ जाएगा, dx बाई डी टी विल बी के ए नॉट माइनस एक्स का स्क्वायर। तो देखो उस केस में और पहले केस में और दूसरे केस के फर्स्ट पार्ट में दोनों dx बाई डी टी का एक्सप्रेशन सेम आ रहा है, ठीक है। तो जो आपका फॉर्मूले आएंगे तो जो फर्स्ट केस में एप्लीकेबल होंगे वो इस केस में भी एप्लीकेबल होंगे, क्योंकि अब इसी को आगे इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, ठीक है। यहां से ही तो इंटीग्रेशन लगाएंगे जहां से हमारा टी और कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में आपका फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आ गया आपका दूसरे का पहला केस। सिमिलरली हम लोग देख सकते हैं क्या बी पार्ट में क्या है, दोनों का रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन अलग अलग है, जैसे ए बी गिविंग अस प्रोडक्ट, क्या दे रहे हैं प्रोडक्ट दे रहे हैं, ठीक है ना। इनिशियल कंसंट्रेशन का दोनों तो अलग अलग है, तो T इक्वल टू 0 पे ये अगर A है तो इसकी कंसंट्रेशन क्या है, लेट सपोज अलग अलग तो इसकी B है, ठीक है ना। तो आफ्टर T टाइम बाद ये बचेगा A माइनस एक्स, तो ये कितना बचेगा, दिस विल बी B माइनस एक्स। लेट एक्स स्मॉल इज रिएक्टिंग, तो ये अगर A माइनस एक्स बचेगा, ये कितना बचेगा B माइनस एक्स। रेट लॉ क्या होगा, रेट लॉ विल बी माइनस डी ए बाई डी टी, दैट विल बी इक्वल टू माइनस डी बी बाई डी टी इक्वल टू क्या आ जाएगा किसके बराबर, के ए के रिस्पेक्ट में आपका ऑर्डर 1 है और बी के रिस्पेक्ट में भी ऑर्डर आपका क्या है 1 है। तो ये बात समझ में आ गई कि नहीं। तो इस तरह से रेट लॉ हम लोग लिख लेंगे। अब देखो dx बाई डी टी किसके बराबर, रेट किसके बराबर होगा dx बाई डी टी। तो यहाँ पे dx बाई डी टी कितना आ जाएगा, के ए की कंसंट्रेशन कितनी बचेगी टी टाइम बाद a माइनस एक्स, और b की कंसंट्रेशन कितनी बचेगी b माइनस एक्स। तो इस केस में हम लोग कुछ इस तरह प्रोसीड करेंगे, ठीक है। dx बाई डी टी का आपका ये आया एक्सप्रेशन। अब हम लोग आगे क्या करेंगे, सिमिलरली इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो हमारा दूसरे केस में हम लोग ये फॉर्मूला इस एक्सप्रेशन के थ्रू फॉर्मूला डराइव करेंगे। तो फर्स्ट जब आपका रिएक्टेंट सेम हो, एक ही रिएक्टेंट हो, और जब रिएक्टेंट दो हो लेकिन दोनों का इनिशियल कंसंट्रेशन सेम हो, तो दोनों केस में हमारा सेम फॉर्मूले आएंगे, क्योंकि दोनों का dx बाई डी टी सेम आया था, ठीक है ना। तो ये बात समझ में आ गई, तो हमें एक्सप्रेशन पता चल गया। अब हम लोग जो फॉर्मूला, ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, ये वाला केस इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बहुत रेयरली पूछा जाता है। लेकिन हाँ अगर आपसे बाई चांस जेईई मेंस में तो नहीं पूछेगा ना, नीट में पूछेगा, एडवांस में इससे रिलेटेड पूछ सकता है, तो क्या करोगे आप इसको इंटीग्रेट करके फॉर्मूला डराइव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। करेंगे हम लोग सब 1 बाई 1 सब करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है, जिससे ज्यादा पहले वाला केस
ठीक है, जिसमें हमारा dx बाई dt का एक्सप्रेशन आया था k ए नॉट माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले पहले वाले केस को देखते हैं ना, फर्स्ट पार्ट। ठीक है, इसमें आपका क्या था, प्लीज देखना चलना। ठीक है, हमने dx बाई हमने वो इसलिए कराया था ताकि आप डिफरेंस समझ पाओ कि फर्स्ट केस, सेकंड केस और थर्ड केस में डिफरेंस क्या आया। तो dx बाई dt फर्स्ट केस और सेकंड के फर्स्ट पार्ट में, जिसमें कंसंट्रेशन सेम था बोथ रिएक्टेंट का, उसमें हमने जो dx बाई dt था सेम आया था। ठीक है, तो उन्हीं दोनों केसेस को लेके हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली फर्स्ट तो क्या आया था, फर्स्ट में dx बाई dt आपका क्या आया था फर्स्ट केस में, और दूसरे के फर्स्ट पार्ट में क्या आया था, k ए नॉट माइनस एक्स का स्क्वायर। अभी क्या करेंगे हम लोग, इंटीग्रेट करेंगे, एक्स एक्स वाला टर्म सेम साइड, तो dx अपॉन ए नॉट माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू के dt। इसको इंटीग्रेट कर दो। ठीक है, वही जीरो से x, इनिशियली जीरो खर्च हुआ था, फिर x मोल खर्च हुआ, ये जीरो से t तक। ठीक है, अब इंटीग्रेशन आपको पता है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ए नॉट माइनस एक्स के 1 अपॉन ए नॉट माइनस एक्स का स्क्वायर है, तो इसका इंटीग्रेशन विल बी इक्वल टू क्या, 1 अपॉन ए नॉट माइनस एक्स का पावर 1। ठीक है, और जिसको लिमिट लगाएंगे, कितनी लिमिट आ जाएगी, 0 टू x। ठीक, और इसका के टी की लिमिट क्या है, 0 से t। बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, एक एक चीज मैं डिस्कस कर रहा हूं, प्लीज कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे इसकी लिमिट लगा लो। ठीक है, तो लिमिट क्या लग जाएगी, ये पार्ट हो जाएगा आपका 1 अपॉन एक्स लिखोगे तो किसकी जगह, एक्स की जगह एक्स रखोगे, 1 अपॉन ए नॉट माइनस एक्स, माइनस एक्स की जगह जीरो रखोगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ए नॉट, दैट विल बी इक्वल टू के टी। तो ये हो गया आपका सेकेंड ऑर्डर के केस में फॉर्मूला, इनिशियल कंसंट्रेशन और कंसंट्रेशन एट टाइम टी के से रिलेटेड जो फॉर्मूला हो गया, ये हो गया। ठीक है ना, सिमिलर देखो ये फॉर्मूला ऐसे भी लिखा जाता है, ए नॉट माइनस एक्स क्या है, बेसिकली एट टाइम टी के बाद कितना बचा है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 अपॉन ए टी माइनस 1 अपॉन ए नॉट इक्वल टू के टी। तो ये भी ठीक है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। अभी क्या करते हैं, इसमें हम लोग क्या लेते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं, दैट विल बी एल सॉल्व करते हैं फर्दर, दैट विल बी इक्वल टू ए नॉट माइनस एक्स, ऊपर हो जाएगा ए नॉट माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स। ठीक है, इक्वल टू के टी, ए नॉट से ए नॉट गया तो ये हो जाएगा आपका क्या, ये हो जाएगा बेसिकली के की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा आपका k इक्वल टू 1 बाई टी एक्स अपॉन ए नॉट माइनस एक्स। तो बस सेकेंड ऑर्डर में अगर आपको k निकालना हो, देखो वही फॉर्मूला है, उसी को हमने मैनिपुलेट करके ऐसे लिख दिया, तो दिस इज द k। ठीक है, ओके, तो अभी समझ में आया कि सेकेंड ऑर्डर के केस में ये फॉर्मूला आएगा आपके, ये दोनों फॉर्मूले कब, जब रिएक्टेंट अगर दो है तो कंसंट्रेशन दोनों की सेम होनी चाहिए, और रिएक्टेंट एक है तो कोई बात ही नहीं। ठीक है ना, तो ये उस केस में आपका आया। अब लाइफ टाइम निकाल लिया जाए सेकेंड ऑर्डर का, टीएलटी कैलकुलेट करो, अब तो आपको आ ही गया होगा टीएलटी। ठीक है, टीएलटी ऑफ रिएक्शन क्या होगा, जब बेसिकली रिएक्शन कंप्लीट हो जाए तब कितना टाइम लगेगा, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन जो है वो कितनी हो जाए, 0 हो जाए। तो एट टीएलटी पे आपका, एट टीएलटी पे अगर देखा जाए तो x जो खर्च हुआ वो कितना होगा, ए नॉट के बराबर, या फिर और ए नॉट आपका कितना हो जाएगा, 0, यही ना हो जाएगा। अब देखो टीएलटी पे जरा यहाँ पे रखो, अगर x आप ए नॉट के बराबर रखोगे ये 0 आ जाएगा, ये आपका 0 आ जाएगा। तो आपका जो ये आ जाएगा, अगर ये ऊपर वाले फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू रखो तो k इक्वल टू 1 अपॉन टी एल टी एक्स की वैल्यू कितनी, ए नॉट अपॉन ए नॉट माइनस ए नॉट। ठीक है, ये क्या आ गया, 0।
अभी तो यहाँ पे के का वैल्यू क्या आ रहा है, के का वैल्यू आ रहा है, ये तो 1/a0/0 हो गया, तो आपका जो 1/TLT इंटू इनफाइनाइट, ठीक है। तो यहां से TLT क्या आ जाएगा, TLT आपका आ जाएगा, यहां से के आपका क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट, या फिर TLT आपका इनफाइनाइट। देखो या तो TLT आपका इनफाइनाइट आएगा या के इनफाइनाइट आएगा, और के तो इनफाइनाइट हो नहीं सकता, दिस इज नॉट पॉसिबल। समझ में आ रहा है, प्लीज देखिएगा एकदम ध्यान से। देखो 1 मिनट यार, इरेजर कहाँ गया, हाँ के, अब देखो इस वाले फिर से देख लो, चलो प्लीज, अगर समझ में नहीं आया फिर से देखो क्या है। अब ये वाला एक्सप्रेशन क्या बता रहा है, ये बेसिकली बता रहा है, अगर देखा जाए तो इसी को देखते हैं, के इंटू TLT इक्वल टू इनफाइनाइट, ठीक है। अब यहां पे या तो के आपका इनफाइनाइट है या फिर TLT इनफाइनाइट है। अब के तो इनफाइनाइट हो नहीं सकता भाई, रेट कांस्टेंट कैसे इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है, नॉट पॉसिबल, कभी भी इसकी वैल्यू तो कांस्टेंट होती है, ठीक है, वो इनफाइनाइट नहीं हो सकती। तो TLT आपका क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, मतलब सेकेंड ऑर्डर भी रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होती है। तो theoretically this reaction also never be completed, theoretically this reaction मतलब सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन also never be completed, ठीक है। तो TLT इस केस में क्या है, इनफाइनाइट। तो अभी समझ में आ गया सेकेंड ऑर्डर का TLT। सिमिलरली टी हाफ मतलब हाफ लाइफ, सेकेंड ऑर्डर का हाफ लाइफ, तो हाफ लाइफ के टाइम एट टी हाफ लाइफ पे क्या होता है भाई जी, जो एक्स होता है वो A0/2 के बराबर होता है, या फिर जो आपका प्रोडक्ट होता है वो किसके बराबर होता है, वो आपका जो मतलब जो इनिशियल कंसंट्रेशन होती है A0 वो कितनी बचती है, A0/2, दोनों सेम चीज है। देखो ये मैं करवा चुका हूं सारे केसेस में, तो आपको आई थिंक इजीली समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब ये क्या वैल्यू, एक्स की वैल्यू कहां रखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में, तो क्या हो जाएगा, k इक्वल टू 1/t हाफ लाइफ इंटू A0 कितना है, A0 इज A0/2, सॉरी एक्स कितना है, A0/2, A0 माइनस एक्स कितना है, A0/2, ठीक है। इसको जरा सॉल्व करो, दैट विल बी A0/2, ठीक है। तो ये आ जाएगा A0/2 अपॉन A0 इंटू A0/2, ठीक है। 2 से 2 निपटा, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर विल बी इक्वल टू 1/t भी तो है, ठीक है, 1/t हाफ लाइफ भी तो है भैया जी। तो एक A0 से एक A0 गया, तो आ गया आपका k इक्वल टू 1/t हाफ लाइफ A0। तो यहां से हमें चाहिए t हाफ लाइफ, t हाफ लाइफ विल बी इक्वल टू 1/k A0। तो ये आ गया सेकेंड ऑर्डर का हाफ लाइफ, समझ में आया कि नहीं, का सेकेंड ऑर्डर का हाफ लाइफ दिया जाए तो टी हाफ लाइफ 1/A0 के या के A0 के बराबर, दिस इज हाफ लाइफ फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। समझ में आ रहा कि नहीं, प्लीज समझते चलो, ठीक है। हाफ लाइफ पता चल गया, तो जरा ध्यान से देखो, सेकेंड ऑर्डर का हाफ लाइफ ये आया, और जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ क्या आया था, जीरो ऑर्डर का जो हाफ लाइफ आया था तो वो आया था A0/2 के, जरा ध्यान से समझना, ये आया था किसके लिए, जीरो ऑर्डर के लिए, प्लीज जीरो ऑर्डर के लिए आया था A0/2 के। फर्स्ट ऑर्डर के लिए कितना आया था, जरा एनालिसिस कराता हूं, फर्स्ट ऑर्डर के लिए आया था 0.693 अपॉन के, ठीक है। ये आया था किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, प्लीज समझते चलना। तो ये आया सेकेंड ऑर्डर का हाफ लाइफ, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर। तो अगर जनरली देखो यहां पे जो हाफ लाइफ है वो जो इनिशियल कंसंट्रेशन की क्या है,
इनिशियल कंसंट्रेशन के इनिशियल कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस ऑर्डर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जरा देख लेना, अगर देखा जाए, प्लीज ध्यान रखना, डायरेक्ट पूछा जाता है। इन जनरल हाफ लाइफ ऑफ एनी ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस ऑर्डर। एन क्या है यहाँ पे? ऑर्डर है, तो ध्यान रखना, जरा चेक कर लो, ठीक है। कहाँ पहले जीरो ऑर्डर के केस में, तो ये कितना आ जाएगा? टी हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। देखो है ए की पावर 1, तो देखो ए की पावर 1 आएगा। जीरो ऑर्डर केस में, फर्स्ट ऑर्डर के केस में एन की जगह 1, 1 माइनस जीरो मतलब ए की पावर 0 दैट इज कांस्टेंट। तो देखो हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, ए नॉट की पावर 0 है, 1 ही आ रहा है, तो ये भी सही है। सेकेंड ऑर्डर के केस में देखो एन की जगह 2, तो 1 माइनस 2 दैट इज ए नॉट की पावर -1, तो 1 अपॉन ए। तो देखो ना, टी हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए नॉट फॉर सेकेंड ऑर्डर। ये समझ में आया कि नहीं? तो ये जनरल है। nth ऑर्डर के लिए होगा हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस ऑर्डर। तो ये हो गया आपका हाफ लाइफ, लाइफ टाइम और टी टाइम बाद क्या आपका कंसंट्रेशन में रिलेशन होगा। तो आपने ये सारी चीजें देख ली होंगी, ठीक है ना। ये फॉर्मूला लाइफ टाइम हो गया, ये आपका हाफ लाइफ हो गया, ठीक है। अब इससे रिलेटेड क्या हम देख लेते हैं, अब इससे रिलेटेड जो ग्राफ्स हैं वो देख लेते हैं। हेडिंग डाल लो, ग्राफ रिलेटेड टू सेकेंड ऑर्डर। ग्राफ रिलेटेड टू सेकेंड ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर से रिलेटेड जो हमारे ग्राफ है वो देख लेते हैं, ठीक है। देखो आपके क्वेश्चन में अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो इसी वाले से ही रिलेटेड सारी चीजें आएंगी, ठीक है। या ठीक है, जब आपका या तो रिएक्टेंट 1 होगा या फिर दोनों की कंसंट्रेशन सेम होगी, इसी से ही ज्यादा चांसेस होते हैं आपका क्वेश्चन आने का। 90% या अगर सेकेंड ऑर्डर से आएगा तो 99% क्वेश्चन जो है वो इसी केस से आएगा, ठीक है ना। तो ग्राफ देख लेते हैं। पहला ग्राफ बेसिकली है आपका किसके रिस्पेक्ट में? वैसे ही जो हम लोग हमेशा करते हैं, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में। तो रेट वर्सेस कंसंट्रेशन क्या होता है? के ए का पावर 2, यही ना होता है। तो ग्राफ कैसा आएगा? y इक्वल टू mx स्क्वायर, यही ना आ रहा है। तो ग्राफ कैसा आएगा? पैराबोला। कैसा आएगा? पैराबोला। तो इसका जो ग्राफ आएगा कुछ किस तरह से आएगा? कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। कंसंट्रेशन जैसे जैसे आपकी बढ़ेगी वैसे वैसे रेट भी आपका बढ़ेगा, कुछ इस तरह से। समझ में आ गया कि नहीं? तो ये आ गया रेट वर्सेस कंसंट्रेशन। अगला ग्राफ आपका है, वही ग्राफ है, यही ग्राफ प्लीज, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? अब ये कंसंट्रेशन का स्क्वायर वर्सेस रेट, तो कुछ नहीं, अब यहाँ पे ए स्क्वायर आपका एक्स एक्सिस पे है, तो ये क्या आ जाएगा? y इक्वल टू एम एक्स वाला ग्राफ आ जाएगा कि नहीं? भाई कंसंट्रेशन स्क्वायर आ गया, पहले एम एक्स स्क्वायर आया था, अब y इक्वल टू एम एक्स मतलब स्ट्रेट लाइन विद इंटरसेप्ट 0 मतलब ओरिजिन से होता हुआ जाएगा। तो इस केस का जो ग्राफ आएगा वो कुछ किस तरह आएगा? कुछ इस तरह आएगा। कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है ग्राफ, प्लीज, ठीक है ना। ओके, अगला ग्राफ आपका, अगला ग्राफ है बेसिकली, अब रेट का कंसंट्रेशन के बाद क्या आता है? कंसंट्रेशन और टाइम के रिस्पेक्ट में। इनिशियल कंसंट्रेशन बोले तो कंसंट्रेशन किसकी? ऑफ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो इसके रिलेटेड जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया था वो क्या था? 1/80 माइनस 1 अपॉन ए नॉट इक्वल टू के टी, ठीक है। तो टी इक्वल टू 0 पे जो कंसंट्रेशन होगी कितनी होगी? ए नॉट, ठीक है। तो इसका ग्राफ कुछ जो आएगा, और रिएक्शन आपकी क्या होता है? लाइफ टाइम क्या होता है? इनफाइनाइट। तो इसका जो ग्राफ आएगा कुछ इस तरह से आएगा, और जो रिएक्शन है वो कभी कंप्लीट नहीं होगी। समझ में आ रहा कि नहीं? तो ये कब है? कंसंट्रेशन रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये 3 ग्राफ हो गए किसके केस में? आपके सेकेंड ऑर्डर के केस में। थर्ड ग्राफ देखो आपका, फोर्थ ग्राफ देखो आपका,
बेसिकली 1 अपॉन concentration of reactant, 1 upon concentration of reactant with respect to time. Again 1 upon concentration of reactant, ये वाला फॉर्मूला 1 upon concentration of reactant, ठीक है, टाइम। और देखो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगर इसको देखा जाए तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 80 दैट विल बी इक्वल टू, प्लीज ध्यान से देखिएगा, 1 अपॉन 80 यही है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी, तो क्या हो जाएगा KT माइनस 1 अपॉन A0, तो ये हो जाएगा Y इक्वल टू mx, m क्या, m आपका स्लोप हो जाएगा K, x क्या है आपका टाइम, और इंटरसेप्ट क्या है -1 अपॉन A0, कितना है -1 अपॉन A0। माइनस कैसे आएगा, एक मिनट, -1 अपॉन A0 उधर गया प्लस का रहे हो जाएगा ना, तो इंटरसेप्ट कितना आ गया +1 अपॉन A0, तो क्या आया, ये भी एक स्ट्रेट लाइन आएगा, जो कहां से इंटरसेप्ट कितना है 1 अपॉन A0, तो कुछ इस तरह जाएगा ये ग्राफ, कुछ इस तरह। स्लोप कितना होगा इसका, स्लोप होगा इसका कितने बराबर, के बराबर। अभी समझ में आ रहा कि नहीं, और ये जो इंटरसेप्ट होगा कितना होगा 1 अपॉन A0, ठीक है। सिमिलरली अगला ग्राफ आपका होगा, ग्राफ बहुत ध्यान से देखो यार, ठीक है, ग्राफ आपका अगला पूछ सकता है हाफ लाइफ वर्सेस 1 अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन, दैट इज A0, ठीक है, ये कितना होगा 1 अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन हाफ लाइफ, तो क्या आया था हाफ लाइफ, इसका आया था T हाफ लाइफ दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन A0 K, यही ना आया था, तो क्या आएगा इसका y इक्वल टू mx, और स्लोप क्या होगा इसका 1/k, ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन k डॉट 1 अपॉन A0, तो स्लोप क्या हो जाएगा 1 अपॉन k, इंटरसेप्ट क्या है 0, तो कहां से जाएगा ओरिजिन से, और कुछ ग्राफ इस तरह आ जाएगा, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप विल बी 1 अपॉन k। प्लीज समझना ये ग्राफ, तो ये पांचों ग्राफ आपको समझ में आए ना, बहुत आसान है, प्लीज समझने का कोशिश करना, बहुत आसानी से है, और सारे आपको फार्मूले दिए गए, आप खुद भी बना सकते हो। तो आज का लेक्चर हम यहीं खत्म करते हैं, हमने सेकेंड ऑर्डर के बारे में काफी कुछ सीख लिया है, ठीक है। अब सेकेंड ऑर्डर का आपका लास्ट केस बचा है, जब जो आपका जनरली नहीं पूछा जाता है, ठीक है ना। अब वो उस केस में क्या है, आपकी जो इनिशियल कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की, दोनों रिएक्टेंट की अलग अलग है। सिमिलरली हम लोग इंटीग्रेट करके उस फॉर्मूले को डेराइव करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। फिर सेकेंड ऑर्डर से रिलेटेड और चीजें पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, और फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में nth ऑर्डर पढ़ेंगे, ओके। तो फिलहाल आज के लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आराम से पढ़ते रहो, लगभग काफी कुछ हो गया है, और नीट के तो लगभग 70 to 60% क्वेश्चन लगने लगे होंगे, नीट वालों का सच बता रहा हूं 60 से 70% क्वेश्चन लग रहे होंगे फर्स्ट ऑर्डर से। लगभग अगर केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चन आता है नीट में, तो लगभग 40 to 30% आपका क्वेश्चन फर्स्ट ऑर्डर से ही आता है, ठीक है ना, बाकी रेट से रिलेटेड आ जाता है। अब बाकी बचा हुआ पार्ट जो आप नहीं कर पाओगे वो है आपका आर्हेनियस इक्वेशन से, तो वो हम लोग बाद में कराएंगे, आपका लगभग सब हो जाएगा, ठीक है क्लास। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू क्लास।